चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम किसी भी एक्ट को पढ़ने के पहले उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को जानने की कोशिश करते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले क्या है कि देखिए, नेशनलिज्म हमारे यहाँ जो है नेशनलिज्म बहुत पीक पे चल रहा था। पीक पे क्या चल रहा था आपको पता है कि इंडिया में रिनेशा इनलाइटमेंट जैसी चीजें जो है नियर अबाउट 1810 तक चालू होने लगी। बहुत ही इनिशियल लेवल पे चालू हुआ था। बहुत ही राजा राम मोहन राय जैसे लोग, पढ़े लिखे लोग, फिर ये समाज सुधार की बात कर रहे हैं, सोसाइटी में चेंजेस की बात कर रहे हैं। और इन लोगों ने क्या किया, राजा राम मोहन राय जैसे लोगों के जो न्यूज पेपर्स आए, उस न्यूज पेपर्स में पहले सोसाइटी की बात हो रही थी, है ना। अब सोसाइटी से जुड़ी अगर बात हो रही तो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स तो उसमें आ ही जाएगी, ठीक है। और जब पॉलिटिक्स आ जाएगी तो पॉलिटिकल राइट्स की बात आएगी। तो वो क्या रहा है कि आपका 1861 तक, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे आने लगे थे। और अगर आप देखते हैं कि 1857 के रिवोल्ट तक आप लोगों ने देखा था, मैंने आपको बताया था कि जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज थी, है ना, ये जो मीडियोकर जो था, जो कि न्यूट्रल था 1857 के रिवोल्ट से, वो पॉलिटिकली एक्टिव हो रहा था। और अब ये पॉलिटिकली एक्टिवनेस जो है वो रीजनल लेवल से निकल के, मतलब कि बॉम्बे बॉम्बे और आपका बंगाल और मद्रास और पंजाब, इन रीजनल लेवल से निकल के अब वो नेशनल लेवल पे आना चाहता है। उसको एक नेशनल प्लेटफॉर्म चाहिए, ठीक है। और ये नेशनल प्लेटफॉर्म कौन बनेगा? इंडियन नेशनल कांग्रेस बनेगी। तो नेशनलिज्म की एक हवा ऐसी चल रही है, ठीक है। और नेशनल प्लेटफॉर्म क्यों चाहिए? तो सीधी सी बात है कि आप पंजाब में रह के पंजाब के गवर्नर से ही चर्चा कर सकते हैं, बंगाल में रह के बंगाल के गवर्नर से कर सकते हैं, बॉम्बे में रह के बॉम्बे के गवर्नर से कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल रूल्स हमारे लिए कौन बना रहा है? हमारे लिए ओवरऑल रूल्स बना रहा है कौन? गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि 1861 के एक्ट में जो है गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास क्या है? सीधी सी बात है, इंडिया का बजट किसके पास होता है प्रेजेंट में? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। तो आप स्टेट लेवल पे हंगामे करके अपने लिए जो कोलोनाइजेशन हो रहा है, जो आपका कोलोनाइजेशन हो रहा है, जो आपकी प्लंडरिंग हो रही है, जो आपके देश को लूटा जा रहा है, उसको आप रोक नहीं सकते। आप बंगाल के गवर्नर जनरल से डिमांड नहीं कर सकते। आपको इसके लिए जो है सेंट्रल लेवल के गवर्नर जनरल से डिमांड करनी पड़ेगी। तो जब सेंट्रल लेवल के गवर्नर जनरल से आपको डिमांड करनी है तो फिर आपके पास सेंट्रल लेवल का एक जो है एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। वो प्लेटफॉर्म इंडियन नेशनल कांग्रेस बनता है जाके, ठीक। हालांकि इस बीच बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऑप्शंस आते हैं, जैसे इसमें एक आता है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी ऑप्शन आता है। एसएन बनर्जी का, वो लोग मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे जाके कि भाई इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की जगह इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्यों लिया हमारे मॉडरेट्स ने या हमारे उदारवादियों ने। क्लियर है चीज? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इस टाइम पीरियड आ चुकी थी और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है बहुत अच्छी अच्छी डिमांड उठा रही थी। वो डिमांड्स जो थी क्या थी कि भैया आईसीएस का एग्जाम जो है इंडिया में कराया जाए। इंडियन सिविल सर्विसेज आपको अच्छे से पता है, बैरिस्ट्री पढ़ने के बाद लंदन में हुआ करता था। एलबीडी कॉलेज में इसकी ट्रेनिंग हुआ करती थी। आईसीएस की अपर एज लिमिट जो है इस टाइम पीरियड में लॉर्ड लिटन आया करता था आपका। हालांकि कांग्रेस जब बन रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में जब ये बनती है तो इस टाइम पीरियड में डफरिन होते हैं। देखिए लॉर्ड डफरिन यहाँ पे लिखे हुए हैं, है ना। तो लॉर्ड लिटन ने क्या किया कि आईसीएस की अपर एज लिमिट घटा के कर दी थी 18 साल। मतलब 18 साल के ऊपर तो कोई बच्चा आईसीएस नहीं बन सकता। और आप सोचिए उस टाइम पीरियड में कक्षा 5 पढ़ने में भी जो है 10-12 साल लग जाते थे, तो अब आईसीएस कैसे बनेगी? इंडियन नेशनल कांग्रेस कह रही थी भाई आईसीएस की अपर एज लिमिट घटाइए, ठीक है। साथ ही साथ जो है इलेक्शन, ये जो आप जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर जो लगाते हैं, नॉन ऑफिशियल मेंबर का जो प्रोविजन है 1861 में, उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में जो है पहले तो उनको उनकी संख्या को बढ़ाइए, इंक्रीज करिए उसके नंबर्स को, ठीक। नंबर्स को इंक्रीज, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो है नंबर्स को इंक्रीज करिए और साथ ही साथ वहां पे इलेक्शन का प्रोसेस लेके आइए, इलेक्ट करके लाइए। नॉमिनेट नहीं होना चाहिए कि भाई जो है गवर्नर जनरल ने क्या कर दिया, बनारस ऑफ राजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस सर दिनकर राव को नॉमिनेट कर दिया। इलेक्शन होना चाहिए, ऐसा कांग्रेस की डिमांड है कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का नंबर आप पहले इंक्रीज करिए और साथ ही साथ जो है यहाँ पे जो है इलेक्शन को इंट्रोड्यूस करिए। दूसरा, कई सारी डिमांड थी, उसमें एक डिमांड ये भी थी कि जो मिलिट्री एक्सपेंसेस इसको कम करिए। मैंने आपको कल भी बताया था कि मलक्का स्ट्रेट से लेके और इजिप्ट तक की जो सेना का खर्चा हुआ करता था वो पूरा इंडिया के बजट में डाल दिया जाता था। तो वो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो है मिलिट्री के जो एक्सपेंसेस को कम करिए, ठीक है।
और सबसे मेजर चीज जो आपने जो हमें 1861 में जो आपका आया था इंडियन काउंसिल एक्ट, उस इंडियन काउंसिल एक्ट में जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो थे किसके, लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है, कितने टोटल मेंबर 6 से 12 हो सकते थे, और इसके हाफ मेंबर जितने भी आप मेंबर ले रहे हैं उसके हाफ मेंबर, आपने 6 लिए तो 6 के हाफ मेंबर कितने हो गए 3, और 3 कितने हो गए ऑफिशियल, 3 हो गए नॉन ऑफिशियल, ठीक है। और इन 3 ऑफिशियल मेंबर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कोई बताएगा, गवर्नर जनरल नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी। और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, वो खुद गवर्नर जनरल करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इनको राइट नहीं था क्या, आप बजट पे कुछ भी नहीं बोल सकते, बजट पे बोलने का राइट नहीं। तो कह रहे हैं भैया हमें बजट पे तो चर्चा करने दो, हमारे देश के लिए रूलिंग बन रही है, हमारे आप पैसा का आप यूज कर रहे हैं, इतना सारा यूज कर रहे हैं, बजट पे चर्चा ही नहीं करने दे रहे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो डिमांड्स हैं उसका भी इंपैक्ट हमें कहां दिखाई देगा, वो हमें यहां पे दिखाई देगा आपका 1892 के चार्टर एक्ट के प्रोविजन। क्लियर है चीज, नेशनलिज्म का फंडा आपको समझ ही में आ गया। तो ये कुछ एक चीज हो गई, है ना। दूसरा एक सबसे बड़ी चीज है कि जब रिलेक्टेंटली अगर आप कुछ रिफॉर्म्स करते हैं, हमारे ऊपर थोपते हैं, है ना, तो सीधी सी बात है एक टाइम के बाद हमें उसकी कमियां समझ में आने लगती। आपने हमारी इच्छा से हमारे लिए कोई रूल नहीं बनाया, है ना, कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आप देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसकी प्रियम्बल क्या कहती है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, बोलती है। और आप ये सोचिए कि हम भारत के लोगों ने जो संविधान बनाया उसमें भी कुछ कमियां हो जाती हैं, और टाइम टू टाइम सोसाइटी के होता है, रूल्स किसके लिए होते हैं, सोसाइटी के लिए होते हैं, सोसाइटी रूल्स के लिए नहीं होती है। और आप देखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविजन है आर्टिकल 368 का, मतलब आप उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, है ना। तो जबकि ये हमारी इच्छा से बना हुआ था, तब भी जब हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं तो ये रिलेक्टेंटली है। आपने हमारा जो है, हमारे ऊपर जो रूल्स बनाए वो हमारी इच्छा से नहीं बनाए। तो सीधी सी बात है कि एक समय के बाद ये हमको जो है कुछ इनसफिशियंट से लगेगी, डिससेटिस्फेक्शन इसमें बढ़ता ही चला जाए, है ना। तो डिससेटिस्फेक्शन कैसा है, ये देखिए आपको डिससेटिस्फेक्शन दिखाई दिया कि भाई नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की नंबर इंक्रीज करना चाहिए, इनका इलेक्शन होना चाहिए, बजट में जो है इनको डिस्कशन करने का राइट मिलना चाहिए। तो यही डिससेटिस्फेक्शन की जो अभिव्यक्ति है, या जो आप कह सकते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच जो बन रही है डिससेटिस्फेक्शन की, वो क्या बन रही है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। अब बात करते हैं लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड लैंसडाउन, इनका क्या रोल था। डफरिन जो थे वो खुद भी, डफरिन भी चाहते थे, डफरिन चाहते थे कि भैया ऐसा है कि इलेक्टेड मेंबर होने चाहिए। डफरिन देखिए क्या है, डफरिन कांग्रेस को सेटिस्फाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफिशियली डफरिन ऐसा बोल रहे हैं कि डफरिन कोई अच्छे इंसान नहीं है, सीधी सी बात है। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर एक आरोप लगाते हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, इसको बोलते हैं लाल बाल और पाल, लाल पाल और पाल, ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट है। ये लोग आरोप लगाते हैं कि डफरिन ने क्या किया है, एक प्रेशर कुकर आपने देखा घर में एक प्रेशर कुकर होता है, खाना बनता है, ठीक है, यहाँ पे एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, जैसे इसके नीचे आप गैस जला के भूल गए, बहुत तेजी से हीट होती चला जाएगा, प्रेशर बनता चला जाएगा और ये ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसका प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये गैस सेफ्टी वॉल्व खुल जाएगा और प्रेशर यहाँ से रिलीज हो जाएगा और जो है ब्लास्ट नहीं होगा। तो लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल वगैरह बोल रहे हैं कि भाई डफरिन ने क्या किया कि कांग्रेस को एक प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व के तरीके यूज किया है। जैसे देखिए प्रेशर कुकर क्या है, इंडिया, लोगों के अंदर जो आक्रोश है वो क्या है, प्रेशर है, ठीक है, ये चीज समझ आ रहा है आपको। लोगों के अंदर जो नाराजगी ब्रिटिश से, जो ब्रिटिश हमको लूट रहे हैं, एक प्रेशर है और ये कभी भी फट सकता है। देखिए फटा था 1857 में, फट गया था, तो दोबारा 1857 जैसी चीज ना हो, तो हमको इनकी नाराजगी पता चलती रहे और टाइम टू टाइम हम उसको कुछ ठीक करते रहे, है ना। तो कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व की तरीके यूज करना चाहते थे डफरिन, और चूंकि कांग्रेस की इनिशियल डिमांड क्या थी कि भैया इलेक्शन के थ्रू हमको लिया जाना चाहिए, हालांकि डफरिन इसके फेवर में थे या नहीं थे, या रिटर्न में कहीं नहीं लिखा कि नहीं थे, लेकिन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ना भाई, क्योंकि वो कांग्रेस यूज करना चाहते हैं। तो डफरिन क्या कह रहे हैं, हाँ भाई इलेक्शन होना चाहिए। डफरिन क्या क्या ये जो है गेंद में डाल, ये पाले में डाल दी इस गेंद को, इलेक्शन वाले मुद्दे को, कि भैया जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे उनकी नंबर इंक्रीज होनी चाहिए, यहां तक तो ठीक है, लेकिन इनका इलेक्शन के थ्रू होगा।
तो ये बात जो है डफरिन ने पाले में डाल दी अगेन, किसके किसके पाले में डाल दी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पाले में डाल दी। तब तक डफरिन रिटायर्ड हो जाते हैं, चले जाते हैं। लैंसडाउन आता है। लैंसडाउन भी यही नाटक बोलेगा कि हाँ ठीक है, पार्शली होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, और इलेक्शन होना भी चाहिए, है ना। ऐसा कर लेते हैं कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको जो है इलेक्शन के थ्रू ले लेते हैं, जो ऑफिशियल मेंबर्स जो हैं वो इलेक्शन के थ्रू नहीं लेते हैं, लेकिन ऑफिशियल मेंबर की जो संख्या है वो नॉन ऑफिशियल से ज्यादा कर देते हैं। ऐसा ये सजेशंस यहाँ से भेजता रहता है। लेकिन ठीक है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन सजेशंस को कंसीडर करते हैं कि नहीं करते हैं, ये हमको आगे जो है देखने को मिलेगा। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है ना। तो लैंसडाउन और डफरिन का भी जो है इसमें एक रोल है ना, क्योंकि आपको पता है कि आपने देखा था 1861 में भी कैनिंग यहां से एक रिपोर्ट बना के भेजता है कि भैया हम ये चाहते हैं, आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको कल भी बताया, ठीक है। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्या करते हैं, एग्री कर देते हैं कि भैया एक्सपेंशन ऑफ काउंसिल तो हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि भैया काउंसिल की जो नंबर है वो इंक्रीज कर देने चाहिए, बट ही रिजेक्टेड बट ही रिजेक्टेड द इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्टिव प्रिंसिपल। डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, वो सीधे सीधे रिजेक्ट कर देता है इस बात को, ठीक। और ये खुद भी नहीं चाहते थे लैंसडाउन और डफरिन की भाई डायरेक्ट इलेक्शन में, सिर्फ नाटक कर रहे थे ताकि कांग्रेस जो है हमारे फेवर में बनी रहे। बात सुनिए यार, आपको कांग्रेस को लगे कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, है ना। और तिलक वगैरह ने भी जो है कांग्रेस का विरोध किया कि भैया साल में एक बार आप इस तरीके की डिमांड कर देते हैं और अंग्रेज जो है आपकी बातों को स्वीकार कर लेंगे क्या। वो हम नेशनल मूवमेंट में देखेंगे कि तिलक का ओपिनियन कहां तक ठीक है या कांग्रेस का जो मॉडरेट्स का ओपिनियन था वो कहां तक ठीक है। अभी हम लोगों का मेन फोकस किस पे होना चाहिए, 1892 के काउंसिल्स एक्ट में होना चाहिए। इसका नाम ही देखिए काउंसिल्स एक्ट है ना। काउंसिल्स में देखिए एस लगा हुआ है, बहुत सारी काउंसिल्स है। कैसा कि भैया एक आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एक आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। उसी तरीके से प्रोविंसेस में भी आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसी तरीके से प्रोविंसेस में भी आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है ना। तो इस पूरे एक्ट में जो 1892 का एक्ट है, इसमें जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी या प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, मतलब ऐसे देखिए, देखिए ये जो गवर्नर जनरल है, गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ही तो हम लोग गवर्नमेंट मानते हैं, एग्जैक्टली यही गवर्नमेंट है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से पीएम और पीएम की कैबिनेट। याद आ रहा है आपको सबको, कंपैरिजन करते रहा करिए, ठीक। और यहां पे जो है इसकी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपैरिजन हम किससे कर रहे थे, पार्लियामेंट से। याद आ रहा है आपको। तो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं करना है। तो देखिए अल्टीमेटली रूल किसको करना है, गवर्नमेंट को रूल करना है ना। उन्होंने गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में कोई भी चेंज नहीं किया। गवर्नर जनरल की काउंसिल जो है उसका जो एग्जीक्यूटिव वाला पार्ट है, जो एक्चुअली में गवर्नमेंट है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करी। जो कुछ भी है वो लेजिस्लेटिव में है, ठीक है। इंडियंस को नाराजगी इसमें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। यहां तक समझ आ रहा है, कोई डाउट। तो चाहे वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, चाहे वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल, इंपीरियल या सेंट्रल एक ही वर्ड होता है, ठीक है। तो चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो राज्य की लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, उसमें चेंजेस होगा, लेकिन एग्जीक्यूटिव काउंसिल में चेंजेस नहीं होगा। आपको पता है कि प्रोविंशियल लेवल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसके पास थी, गवर्नर जनरल डिसाइड करता, गवर्नर प्रोविंसेस का डिसाइड करता था कि वहां पे वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर रखेगा और जो है किसको क्या क्या पोर्टफोलियो देगा। ये गवर्नर का इंटरनल मैटर, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी उसी तरीके से 6 मेंबर होंगे, इसमें भी कोई छेड़छाड़ नहीं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहां तक सबको क्लियर हुआ, ओके। तो की प्रोविजंस की बात करते हैं। देखिए इन्होंने क्या लिख दिया, नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स व्हाइल कीपिंग द ऑफिशियल्स मेजॉरिटी, ठीक है। रेस्ट कर दिया, नंबर बढ़ा दिया है इन्होंने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का और साथ ही साथ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का। और इसमें जो है जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनकी मेजोरिटी की ध्यान दिया जाएगा, ये इन्होंने प्रोविजन किया है। ये ऐसा प्रोविजन किया है कि मेजोरिटी पे ध्यान दिया जाएगा। मैंडेटरी है कि नहीं, देखिए गवर्नर जनरल अपनी हिसाब से सारा काम करता है, ये भी आप मान के चलिए। थ्योरेटिकली यही प्रोविजन है कि जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो मेजोरिटी में होंगे, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें दो तरीके के मेंबर हैं, एक ऑफिशियल मेंबर है, एक नॉन ऑफिशियल मेंबर है। नॉन ऑफिशियल मेंबर को जो है नॉमिनेट किया जाता था, ऑफिशियल्स को भी नॉमिनेट किया जाता था। ऑफिशियल्स को नॉमिनेट कौन करता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट। नॉन ऑफिशियल को कौन नॉमिनेट करता था, गवर्नर जनरल करता था। अब ये नॉमिनेशन की जगह इलेक्शन वाली बात आ जा रही है। अब चूंकि इलेक्ट होके आएंगे, अब देखो इलेक्ट होके कौन आ रहा है, इंडियंस आ रहा है।
इलेक्ट होके कौन आ रहा है? अभी आप कहेंगे सर ऊपर तो आपने इलेक्शन बोला था कि नहीं, इलेक्शन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। इलेक्शन होगा बट डायरेक्टली इलेक्शन नहीं होगा, इनडायरेक्टली इलेक्शन होगा। ठीक है, इनडायरेक्टली इलेक्शन से आएंगे तो कहीं ना कहीं इंडियंस आ रहे हैं ना, तो उनके ऊपर सुपीरियोरिटी किसकी रहनी चाहिए? ऑफिशियल्स की रहनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिश क्या रेसिस्ट है ना, तो सुपीरियोरिटी किसकी होनी चाहिए? ऑफिशियल्स की रहनी चाहिए। तो वही बोल दिया इन्होंने कि कीपिंग द ऑफिशियल्स मेजोरिटी। यहां तक सबको क्लियर? नॉन ऑफिशियल्स मेंबर की संख्या बढ़ाई जाएगी, चाहे वो सेंट्रल हो चाहे वो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, दोनों में नॉन ऑफिशियल्स की संख्या बढ़ा दी जाएगी, लेकिन जो ऑफिशियल्स की मेजोरिटी हमेशा रखी जाएगी। ठीक, फिर देखिए, द गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज गिवन द अथॉरिटी टू सेट रूल्स फॉर द मेंबर ऑफ नॉमिनेशन। अब गवर्नर जनरल के पास अथॉरिटी है कि देखिए, एक्ट में कहीं भी नहीं बोला गया कि गवर्नर जनरल कैसे नॉमिनेट करेगा, ये गवर्नर जनरल का काम है कैसे नॉमिनेट करेगा, और ये जो भी उसका प्रोसेस अपनाएगा उस प्रोसेस को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से वो अप्रूवल कराएगा, उसका अप्रूवल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कराएगा। यहां तक क्लियर आपको? मैं आपको सच बता रहा हूं कि आपको बहुत सी बुक्स में बस इतना ही मिलेगा, बहुत से आपको ब्लॉग्स में इतना मिलेगा। ये लॉ की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ मामला भी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि गवर्नर जनरल ने एक्चुअली में क्या प्रोसेस अपनाया। ठीक है, ये गवर्नर जनरल को अथॉरिटी है कि वो मेंबर्स के नॉमिनेशन को देखेगा कैसे करेगा। यहां तक क्लियर है ना? तो मतलब क्या है कि 1892 में 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो डायरेक्ट इलेक्शन की बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ये आपके लिए स्टेटमेंट रहेगा, एकदम क्लियर कट इलेक्शन की बात उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया है। लेकिन गवर्नर जनरल ने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट करने का जो प्रोसेस अपना लिया है वो एक तरीके से इनडायरेक्ट इलेक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। यहां तक क्लियर है ना? आपका एक्ट कहीं नहीं कह रहा है, एक्ट क्या कह रहा है? गवर्नर जनरल इन काउंसिल वॉज गिवन द अथॉरिटी टू सेट रूल्स फॉर मेंबर नॉमिनेशन, है ना, कि मेंबर्स को नॉमिनेट करने का क्या रूल होगा, ये इसको अथॉरिटी दे दी है 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने। ठीक है, कहीं भी डायरेक्ट इलेक्शन की जो डिमांड कर रही थी कांग्रेस, उसने एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन गवर्नर जनरल ने क्या किया कि कांग्रेस के लोगों को देखिए वो कह रहा है, आप समझिए बात को, अगर आप पूरी बात कांग्रेस की नहीं मानेंगे तो फिर ये किस बात का प्रेशर कुकर और किस बात का सेफ्टी वॉल? तो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज कर दो। तो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने के लिए क्या किया कि ठीक है, हमारे वहां से तो ऐसा कुछ नहीं आया, गवर्नर जनरल को जो पावर मिली है, गवर्नर जनरल उस पावर में कुछ ऐसा कर देगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम आपको दिखाई देगा। इसीलिए जो है इसको हम बोलते हैं इंडिया का जो है डेमोक्रेटाइजेशन यहां से एक तरीके से चालू हो रहा है इनडायरेक्टली। माइलस्टोन 1892 का जो है एक्ट जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक माइलस्टोन है। अब इंडियंस को भी जो है हायर अथॉरिटी में जाने की पावर मिल रही है। ठीक है, एक अलग बात, इनको पोर्टफोलियो नहीं मिल रहा है, लेकिन सांसद तो बन रहे हैं कम से कम। यहां तक सबको क्लियर? मान लीजिए कल हम अपनी छोटी सी पार्टी बना दें और हम इलेक्शन जीत के जाके दो लोग बन जाए, सांसद तो बने। बीजेपी की अगर बात करें तो कभी बीजेपी में दो लोग सांसद तो बने थे स्टार्टिंग में, और आज जाके देखिए वो पावर में आ गए। तो कुछ कुछ वैसा ही सीन है। मतलब मैं यहाँ से जो है, आप ये मत सोचिएगा कि हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट का कंपेरिजन हम बीजेपी से कर रहे हैं। हम एक तरीके से दिखा रहे हैं कि इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा होता रहा। कांग्रेस ने भी स्टार्टिंग में एफर्ट डाले तो कांग्रेस कहां तक पहुंची? 400 प्लस सीटों तक पहुंची। पहुंची कि नहीं पहुंची राजीव जी के जमाने में? तो चीजें होती, जर्नी करनी पड़ती है आपको। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? और यहां देखिए एक्ट ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि जो भी मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे काउंसिल में, ठीक है, वो उनको माना जाएगा कि नॉमिनीज ऑफ गवर्नर जनरल। वो नॉमिनीज है किसके? गवर्नर जनरल के नॉमिनीज है ना? भाई गवर्नर जनरल क्या करेगा? एक प्रोसेस अपनाएगा। यहां पे लिखा है ना कि गवर्नर जनरल रूल सेट करेगा उसको नॉमिनेट करने का, और वो करेगा कि उनको लोकल बॉडीज से, इंडियन बॉडीज से अपॉइंट कर देगा। जरा ध्यान से देखिएगा, अभी ये पॉइंट आपको लास्ट में जाके क्लियर होगा। ठीक है, मैंने मान लीजिए एक इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम अपना लिया। भाई मुझसे बोला गया आप डायरेक्ट इलेक्शन नहीं करा सकते और आप नॉमिनेट करेंगे। मैंने क्या किया? एक इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम अपना लिया। तो इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम में मैं कहीं ना कहीं से कुछ लोगों को इलेक्ट करके लाऊंगा इनडायरेक्टली। तो जब मैं उनको इलेक्ट करके लाऊंगा, जैसे मान लीजिए मैं BA1 से कुछ लड़कियों को जो है बोला कि कुछ लड़के BA1 से आएंगे। अब ये BA1 कैसे डिसाइड? मैं डिसाइड नहीं करूंगा, BA1 के बच्चे डिसाइड करेंगे कौन होगा। BA1 के बच्चों ने कुछ इलेक्ट किया, डिसीजन लिया, आपस में सबने वोटिंग डाली कि भैया BA1 का जो है स्टूडेंट नंबर A जो है
वो जाएगा नॉमिनेट होने के लिए। लेकिन स्टूडेंट नंबर ए का जो है इलेक्शन हुआ है कहां से, BA1 की क्लास से। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? ठीक है, तो जो स्टूडेंट नंबर ए है उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन BA1 की क्लास ने कर दिया है। अब वो यहाँ पे गवर्नर जनरल की काउंसिल में बैठ के, मेरे पास बैठ के सिर्फ BA1 की बात नहीं करेगा भाई, सीधी सी बात है, अगर वो यहां से आएगा तो BA1 की बात करेगा। तो यहाँ पे रूल क्या कर दिया गया कि भैया आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी इंडियन बॉडी नहीं माने जाएंगे, बल्कि आप क्या माने जाएंगे, नॉमिनीज ऑफ गवर्नर जनरल। क्लियर है चीज? हमने आपको नॉमिनेट किया, हम ही ने रूल बनाया था ना कि BA1 से एक लेंगे, वो आपने आपस में मिलकर डिसाइड कर लिया कि वो ए बच्चा होगा। ठीक है, तो आप मतलब ऐसा प्रोविजन क्यों किया जा रहा है भाई? सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए वो यहाँ पे किसी लोकल बॉडी से आया, फॉर एग्जांपल किसी म्युनिसिपल पार्टी से आया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से आया, तो यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से जुड़ी हुई बातें करेगा कि नहीं करेगा? कह रहे यार वो हमको बजट कम मिलता है, यहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये दिक्कत आ रही, वो दिक्कत नहीं। आप सिर्फ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात नहीं करेंगे, आप गवर्नर जनरल के नॉमिनी है और आप जो है उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो गवर्नर जनरल आपके सामने रखा। क्लियर है चीज? ये बेसिक की प्रोविजंस है ना, जो कॉमन दिख रहे हैं। क्या कि पहला तो ये कि नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो मेजोरिटी में नहीं होंगे, ऑफिशियल मेंबर मेजोरिटी में होंगे। दूसरा ये गवर्नर जनरल नॉमिनेट करेगा और नॉमिनेट करने का जो रूल होगा वो खुद सेट करेगा। और तीसरा ये कि जिस भी बंदे को नॉमिनेट करता है वो ये नहीं मानेगा कि वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन बॉडी है, बल्कि क्या है, वो नॉमिनी ऑफ गवर्नर जनरल है। ऐसे समझिए कि जैसे लोकसभा में कानपुर का सांसद गया, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि वो लोकसभा में कानपुर से जुड़े हुए मसलों की ओर लोकसभा को अट्रैक्ट करेगा कि भैया कानपुर में ये दिक्कतें हैं, है ना। लेकिन यहां पे कहा जा रहा है कि आप ये सब काम नहीं करेंगे, आप आ गए यहां तक, अब आप वही करेंगे जो गवर्नर जनरल आपके सामने मुद्दा रखेगा, बस आप उस पर चर्चा करेंगे। ये कानपुर की आप बातें नहीं करेंगे यहां तक। क्लियर है चीज? कोई डाउट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि एक इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम की जो मैं बात कर रहा हूं वो इंप्लीमेंट कर दिया किसने? गवर्नर जनरल ने। इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम को इंप्लीमेंट कर दिया गवर्नर जनरल ने। कैसे? देखिए कि गवर्नर जनरल जो है, या वॉइसराय भी इसको हम लोग बोलते हैं, वॉइसराय जो है उसकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। देखिए यहाँ पे 6 मेंबर भी दिख रहे हैं, 6 मेंबर विद डिफरेंट पोर्टफोलियो। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये आपको अच्छे से याद है। नो चेंजेस, नो चेंजेस मतलब कि ये 1861 के रूल से ही चलेगा। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल में वो चेंजेस कर रहे हैं, चेंज किया भी। पहले आपको याद था कि 6 और 12, मिनिमम 6 हुआ करते थे और मैक्सिमम कितने हुआ करते थे? 12 हुआ करते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया है कि मिनिमम 10 और मैक्सिमम कितना? 16, मैक्सिमम 16। ओके, तो जिसमें 6 मेंबर उन्होंने क्या कर दिया? ऑफिशियल, और 10 मेंबर क्या कर दिए? नॉन ऑफिशियल। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने पीछे बोला था कि नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी में होना चाहिए। नॉन ऑफिशियल्स को अगर आप देखिए कि उनको भी सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। और अगर आप अब इन नॉन ऑफिशियल्स को सब ग्रुप्स में देखते हैं तो वो ऑफिशियल मेंबर से कम है। देखिए नॉन ऑफिशियल कितने हैं? 6, नॉमिनेटेड बाई, ऑफिशियल कितने हैं? 6, और नॉमिनेटेड बाई वॉइसराय 5। ठीक है, कलकत्ता के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कुछ नॉमिनेट होके आएंगे, वो कितने होंगे? 1, है ना। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो होगा वो डिसाइड करेगा कैसे इनका इलेक्शन होना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या होता है? जैसे आपने मर्चेंट चैम्बर हॉल का नाम सुना होगा, सुना है? कलकत्ता के जो मर्चेंट्स हैं, बड़े बड़े मर्चेंट्स हैं, कानपुर में भी मर्चेंट चैम्बर हॉल बना हुआ है, बड़े बड़े जो मर्चेंट्स हैं उनका एक बॉडी है जिसको क्या बोलते हैं? चैम्बर ऑफ कॉमर्स। यहां पे वो बैठ के जो है आपस में डिसीजन लेते हैं कि भाई जो है कलकत्ता का जो रूलिंग बॉडी है, या जो वहां का ICS ऑफिसर है, या मान लीजिए गवर्नर जनरल है ना, उनसे हमें क्या क्या छूटे चाहिए, क्या क्या नहीं छूटे चाहिए। बिजनेसमैन से हमेशा कंपनी जो है कायदे में रहती थी। आपको अच्छे से याद है कि प्लासी के वॉर में, सभी बच्चों ने पढ़ रखा है कि प्लासी के वॉर में जो है जगत सेठ फतेहचंद वगैरह का भी कंपनी ने यूज किया था। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स इनकी एक जो है एक ग्रुप का नाम है जहां पे मर्चेंट्स होते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी एक आदमी जो है इलेक्ट होके आए। अब वो सीधी सी बात है, जैसे पता है आपको कांग्रेस में जो आपका जो अमेरिका का जो इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वहां पे सबसे छोटे लेवल पे जो कांग्रेस होती है, कांग्रेस मतलब ग्रुप ऑफ द पीपल, ठीक है, वो लोग क्या करते हैं कि 10-5 लोग मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि ब्लॉक, जैसे मान लीजिए कानपुर है, कानपुर के बाद गोविंद नगर है, किदवई नगर है, फिर गोविंद नगर के बाद ब्लॉक बी है, ब्लॉक सी है, ब्लॉक डी। तो चाय की टपरी पे बैठ के, या मान लीजिए बैरिस्ता में बैठ के, या किसी कॉफी में CCD में बैठ के गोविंद नगर के लोगों ने डिसाइड कर लिया कि भाई तुम होगे। उसके लिए कोई वोटिंग नहीं हुई, ठीक।
अब गोविंद नगर से एक वोटर हो गया, किदवई नगर से एक वोटर हो गया, सभी एरिया से कई सारे वोटर्स हो गए, वो सब वोट डाल के डिसाइड करेंगे कि कानपुर की तरफ से, समझ रहे हैं बात को, कानपुर की तरफ से बीजेपी का पार्लियामेंटेरियन या बीजेपी की तरफ से जो पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ने जा रहा है वो कौन होगा। सिमिलरली ये प्रोसेस कांग्रेस पार्टी भी अपना ले कि कानपुर की तरफ से, कानपुर के लोगों ने इस तरीके से डिसाइड कर लिया कि भाई बीजे कांग्रेस की तरफ से जो है कैंडिडेट कौन होगा। तो ये रूल अपनाया जाता है अमेरिका में, है ना। फिर जो है कानपुर के लोग, अब पूरे यूपी भर के लोग मिलकर जो है डिसाइड करते हैं कि भाई यूपी की तरफ से कौन वोट डालेगा, समझ रहे हैं बात को। फिर इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया लेवल के जितने भी हो जाएंगे, मान लीजिए यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, ये सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे फाइनली कि अमेरिका की पार्टी नंबर, या मान लीजिए इंडिया का पार्टी नंबर ए की तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा, और इंडिया का पार्टी नंबर बी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कौन होगा, ठीक है। और फिर अब ये जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है, इनके अंदर, इन पार्टीज के अंदर देखिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस अपनाया गया है। अब इन दोनों के बीच में ओवरऑल फाइट होगी डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच में, और अब सब लोग इनको मिलकर वोट देंगे। समझ रहे हैं आप बात को, इनके बीच में ओपन डिबेट भी चला करेगी, बहुत बहुत हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है ना। तो चैंबर ऑफ कॉमर्स जो है वो खुद से नॉमिनेट करके भेज रहा है, नॉमिनेटेड, यहां लिखा गया नॉमिनेटेड बाय द कलकत्ता चैंबर्स ऑफ कॉमर्स। तो चैंबर्स ऑफ कॉमर्स खुद से नॉमिनेट कर रहे हैं, या कुछ प्रोसेस डाल देना है, या कुछ लॉटरी सिस्टम लगा रहे हैं, उनका इंटरनल मैटर है। हम ये मान के चल रहे हैं कि वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आ रहा है। यहां तक क्लियर आपको। 5 मेंबर्स जो हैं वो नॉमिनेट होके आएंगे, कहां से, वॉइस राय से। 4 मेंबर जो है वो कहां से आएंगे, अब देखिए, नॉमिनेटेड बाय द प्रोविंशियल असेंबलीज ऑफ बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, पेशावर के आसपास का एरिया, यहां की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनके थ्रू ये नॉमिनेट होके आएंगे। ठीक, अब लेजिस्लेटिव काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि यहां पे सेंट्रल में हमारी तरफ से कौन जाएगा। क्या यहां तक सभी को क्लियर, कोई डाउट। वायसराय की जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, वायसराय की जो सेंट्रल काउंसिल है उसके दो पार्ट्स हैं, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, दूसरी क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स कितने हैं, 6, और उन्हीं के पास पोर्टफोलियो है, तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट है। और ये इसका फॉर्मेशन कैसे होगा, 1861 के रूल्स के हिसाब से, जो कि ये कहता है कि 3 मेंबर्स जो हैं उनके पास कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहाँ का, ब्रिटिश गवर्नमेंट में जॉब करने का या क्राउन की जॉब में जॉब करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक मेंबर जो है एटलीस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एज ए बैरिस्टर 5 ईयर का एक्सपीरियंस लेना चाहिए। ये यहाँ के मेंबर्स का हो गया, इनका पोर्टफोलियो सिस्टम। लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपके पास पहले 1861 में प्रोविजन था मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12, और तब ये प्रोविजन था कि इसके हाफ मेंबर्स जो होंगे, हाफ मेंबर जो होंगे वो क्या होंगे, ऑफिशियल होंगे, और हाफ मेंबर क्या होंगे, नॉन ऑफिशियल होंगे। जो नॉन ऑफिशियल मेंबर होंगे उनके अपॉइंटमेंट गवर्नर जनरल खुद करेगा, और ऑफिशियल मेंबर्स की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगा, मतलब प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक तरीके से करेगा। ठीक, अब इस बार चेंजेस क्या कर दिया इन्होंने, मिनिमम मेंबर कितने कर दिए 10, मैक्सिमम कितने कर दिए 16, और देखिए यहाँ पे 6 ऑफिशियल और 10 नॉन ऑफिशियल मिला के कितने हो गए 16, मतलब इन्होंने मैक्सिमम नंबर का यूज किया है, जिसमें 6 जो ऑफिशियल मेंबर हैं उनको कौन नॉमिनेट करेगा, वॉइसराय। वॉइसराय नॉमिनेट करेगा, इसका मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की परमिशन लेके, ये मैं लिखना भूल गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की परमिशन से इनको नॉमिनेट करेगा वॉइसराय, ऑफिशियल मेंबर को। ठीक, और ये जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स में 5 मेंबर कौन होंगे, उनको वॉइसराय नॉमिनेट करेगा। ये 5 मेंबर कहां से आएंगे, यहां से रिटायरमेंट के बाद। ठीक है, नॉन ऑफिशियल्स में भी अपने उसने 5 घुसेड़ रखे एग्जीक्यूटिव काउंसिल के रिटायर्ड मेंबर्स को, यहां पे इंट्रोड्यूस कर देता था, ये शैतानी 3 लोगों की। ठीक, एक मेंबर जो आएगा कहां से आएगा, चैंबर ऑफ कॉमर्स से नॉमिनेट होकर आएगा। बाकी के 4 मेंबर कहां से आएंगे, बंगाल की प्रेसिडेंसी से, बंगाल की असेंबली से, मद्रास की असेंबली से, बॉम्बे की असेंबली से, और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जो आपके पेशावर के आसपास का एरिया। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट, किसी को, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए यहाँ पे नो इंडियन, कोई भी इंडियन यहाँ पे नहीं जा सकता। हालांकि आगे प्रोविजन देखेंगे कि धीरे धीरे इंडियंस की जर्नी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल तक भी जाएगी, और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान इस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बनेंगे डॉक्टर अम्बेडकर। ठीक है, 1942 के दौरान।
हालांकि उनके पहले भी बहुत से लोग बनेंगे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर 1942 में यहाँ के मेंबर बनेंगे और इसी से उनकी आलोचना होती है कि भाई भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेज हमारे लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और आप जाके उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर बन गए, उनको क्रिटिसाइज किया। ठीक। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में आपको पता है, हाँ यस, इंडियंस इंडियंस की अपॉइंटमेंट होगी। तो आप देखिए कि आ रहे हैं यहाँ पे इतने सारे इंडियंस आ रहे हैं। ठीक। आप देखिए क्या लिखा हुआ है, मेंबर कुड नॉट डिबेट द बजट विदाउट वोटिंग राइट। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सारे मेंबर, चाहे ऑफिशियल, चाहे वो वॉइसराय ने नॉमिनेट किए हो, चाहे वो जो है चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आए हो, चाहे वो बॉम्बे, मद्रास और एनडब्ल्यूपी से आ रहे हो, ठीक, कि 10 के 10 नॉन ऑफिशियल मेंबर जो है वो क्या कर सकते हैं, बजट पे डिबेट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, बट वोटिंग राइट नहीं। मैंने कल आपको बताया था कि इसी एक्ट के बाद गोखले क्या बोलते हैं कि भैया मलक्का से लेके इजिप्ट तक का जो नेवल एक्सरसाइज है उसका बजट का खर्चा हमारे ऊपर क्यों। ठीक। पूछ लिया, डिबेट कर ली, बात खत्म। अब लेकिन वो जो उन्होंने जवाब दिया वो भी आपने सुन लिया, लेकिन अब आप फॉलो अप क्वेश्चन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए ब्रिटिश ने बोला ऐसा है, देखिए हमारी कॉलोनी है और हमारा काम इसकी सिक्योरिटी करना है ना, ये हम आपसे नहीं पूछेंगे, एक्सटर्नल अफेयर्स का मैटर जो है वो सेंट्रल के पास है, ये सब हम आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे पूछ के बात नहीं करेंगे। तो अब आप यहाँ पे फॉलो अप क्वेश्चन नहीं कर सकते। क्या लिखा है कि मेंबर्स कुड नॉट डिबेट बजट विदाउट वोटिंग राइट। आपको वोटिंग राइट भी नहीं बजट के ऊपर। बजट मेजोरिटी से लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास ही नहीं होने वाला है। बजट जो है वो यहाँ पे हुआ, सामने रखा गया, आप बजट पे डिबेट कर सकते हैं, बजट के पहलुओं पे डिबेट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। आंसर जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो हेड देगा, मतलब देखिए ये जैसे मान लीजिए फाइनेंस मिनिस्टर है ना, फाइनेंस मिनिस्टर आपके हर क्वेश्चन का जवाब देगा, लेकिन आप उसके उत्तर के ऊपर एक फॉलो अप क्वेश्चन नहीं पूछ पाएंगे। आपने क्वेश्चन पूछा, बैठ जाइए, ठीक है। और फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट रखा है बस यहाँ पे चर्चा के लिए रखा हुआ है, उस पर आप डिबेट कर सकते हैं, आपका वोटिंग वोटिंग राइट जैसा कुछ है ही नहीं। बजट मेजोरिटी से पास नहीं हो सकता, संसद ने रख दिया है, आपको मानना पड़ेगा। और आप देखिए, अगर आप आज भी देखिए लेगेसी मेंटेन है हमारे। बजट सेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट बजट रखती है, बजट सेशन में अगर गवर्नमेंट वोटिंग से अगर हार जाती है, हालांकि वोटिंग राइट होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट वोटिंग राइट से हार जाती है गवर्नमेंट गिर जाएगी। इसलिए गवर्नमेंट बजट में कभी हारती नहीं, कोशिश की पूरी ही रहती है। ये तब क्लियर हो गया आपको। मेंबर्स कुड नॉट डिबेट द बजट विदाउट वोटिंग राइट। दे वर आल्सो बार्ड फ्रॉम आस्किंग फॉलो अप क्वेश्चंस। यहां तक सबको क्लियर हो गया, किसी कोई डाउट? ठीक। इट कुड एड्रेस क्वेश्चंस टू द गवर्नमेंट ऑन मैटर्स ऑफ पॉलिसी। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उनके ऊपर एक क्वेश्चन कर सकते हैं। वही बात है कि फॉलो अप क्वेश्चन का जवाब आपको नहीं मिलने वाला है, आप क्वेश्चन। ठीक। हाँ, क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं, देखिए आज भी होता है कि अगर आप मान लीजिए जैसे मान लीजिए संसद में जो सत्र चल रहा होता है उसमें होता क्या है, लिटरली मैं आपको बताऊं होता क्या है कि ये मान लीजिए आपकी लोकसभा है, फॉर एग्जाम्पल ये लोकसभा है और सब ऐसे ऐसे बैठे हैं लोग तक। ठीक। ये एक लाइन होती है, इसके इधर जो है वो मान लीजिए रूलिंग पार्टी बैठेगी, इसके इधर जो अपोजिशन पार्टी बैठेगी। रूलिंग पार्टी का लीडर जस्ट इधर बैठेगा, मतलब अपोजिशन पार्टी का जस्ट इधर बैठेगा, और रूलिंग पार्टी के इधर मतलब पीएम इधर बैठेंगे, अधीर रंजन चौधरी इधर बैठेंगे। ठीक है। ये आपस में एक दूसरे को देख के बात नहीं करेंगे, इस जगह जो स्पीकर बैठा हुआ है स्पीकर की ओर देख के बात करेंगे। अब स्पीकर बोलेगा, क्या आपने पहले से जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, बट नो क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड विदाउट सर्विंग 6 days प्रियोर नोटिस। आप 6 दिन की प्रियोर नोटिस के बिना आप सीधे सीधे जो लेजिस्लेटिव काउंसिल क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, आपको नोटिस देनी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए आप होम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप जो है एक नोटिस देंगे होम मिनिस्टर को, ठीक है, और फिर वहां पे जो है स्पीकर बोलेगा ठीक है भैया, जो है अपोजिशन का ये सांसद जो है क्वेश्चन पूछना चाहता है, आप खड़े होंगे क्वेश्चन पूछेंगे, और इधर से आपके क्वेश्चन के बाद जो है होम मिनिस्टर जवाब देंगे, या इधर से आप क्वेश्चन खड़े होकर पूछेंगे तो इधर से आपका फाइनेंस मिनिस्टर जवाब देगा, या आप मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछेंगे, प्राइम मिनिस्टर जवाब देगा। ये प्रोसेस है, पार्लियामेंट्री सिस्टम यही प्रोसेस है। ठीक है। हाँ, प्रियोर नोटिस में इस समय क्या चलता है कि आप उसमें जो है रिटर्न में भी आंसर चाहते हैं। अगर आपने बोला हाँ हम रिटर्न में आंसर चाहते हैं, तो आपकी टेबल पे हो सकता है रिटर्न में आंसर रख के दे दिया गया हो, लेकिन आप रिटर्न ओरल दोनों चाहते हैं, तो फिर जो है जब आप खाली ओरल चाहते हैं तो आपको खड़ा कर दिया जाएगा, इधर से वो जवाब दे देंगे। लेकिन अगर आप रिटर्न में चाहते हैं तो आपकी टेबल में बताया जाएगा, इधर से जवाब देने की कोई जरूरत नहीं, ये सिस्टम है हमारे। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये आज भी चल रहा है। ठीक है, क्लियर है चीज सबको कि भाई आप बजट में वोटिंग राइट नहीं है, आपको फॉलो अप क्वेश्चन करने का राइट नहीं है, गवर्नमेंट की मैटर्स और पॉलिसी से आप डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई भी क्वेश्चन पूछने के पहले जो है 6 days की प्रियर नोटिस देनी पड़ेगी रिलेटेड डिपार्टमेंट को या रिलेटेड पोर्टफोलियो मिनिस्टर को। ओके, ये सबको क्लियर हो गया? हाँ,
अब क्या लिखा है, प्रेसिडेंट को डिसअलाउ एनी क्वेश्चन विदाउट असाइनिंग एनी रीजन। आप पूछेंगे सर ये प्रेसिडेंट कौन है? देखिए ये जो कैबिनेट है ना, इलेक्टर या जो आपकी क्या नाम है एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इसी में से किसी एक को गवर्नर जनरल जो है एज अ प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देते हैं। गवर्नर जनरल क्या है? वॉइसराय। वॉइसराय की लेगेसी कौन ले रहा है? राष्ट्रपति। ठीक, तो गवर्नर जनरल क्या कर रहे हैं कि अपने बिहाफ पे किसी एक को यहाँ पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देते हैं। ठीक, जैसे राष्ट्रपति के बिहाफ पे सरकार का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्लियर है चीज? तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, एक प्रेसिडेंट भी होगा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट को डिसअलाउ एनी क्वेश्चन, वो किसी क्वेश्चन को डिसअलाउ कर सकता है। ठीक, नहीं पूछने देंगे आपका इस क्वेश्चन को। आप 6 दिन पहले वहां पे एक एप्लीकेशन देंगे, नहीं कोई बात नहीं, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात, बात ही क्यों नहीं सुनेंगे, डिसअलाउ कर सकता है। ठीक, और बिना किसी रीजन बताए आपको डिसअलाउ कर देगा। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम डेवलप हो रहा है हमारे यहाँ, लेकिन वो डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं है ना। आप डिसअलाउ कर सकते हैं, लेकिन आज के सिस्टम में डिसअलाउ नहीं कर सकते। अगर उसने रिटर्न नहीं मांगा है तो आप रिटर्न देंगे, और अगर उसने ओरल मांगा है तो आप ओरल देंगे, उसने रिटर्न ओरल दोनों मांगा है तो भी आप देंगे। हाँ, आज के सिस्टम में क्या होता है कि उसका जब क्वेश्चन पूछ रहा होता है तो रूलिंग पार्टी के जो सांसद होते हैं हंगामा करने लगते हैं। या मान लीजिए कि रूलिंग पार्टी का सांसद अगर आंसर दे रहा होता है तो अपोजिशन की पार्टी के जो सांसद होते हैं हंगामा करते हैं, आवाज दबा दी जाती है। प्रैक्टिकली ये किया जाता है। क्या ये चीज क्लियर होगी सबको? इतनी मेहनत से प्रेजेंटेशन बनाई है, क्या ये सब कुछ क्लियर आपको? ओके, आगे बढ़ते हैं। चेंजेस इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक, एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो होगी वो गवर्नर जनरल बनाएगा कि भैया एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने मेंबर होंगे, आपका 1861 से चल रहा है, कितने मेंबर होंगे, क्या होगा, कैसा होगा, वो गवर्नर वहां का डिसाइड करेगा रिलेटेड प्रोविंसेस। अब देखिए आपका 1937 का मैंने जरूर यहाँ पे दे दिया, लेकिन सीन लगभग यही है। अब देखिए होता क्या, 1854 के बाद ब्रिटिश ने अपने इंपीरियलिज्म पर रोक लगा दी। याद करिए विक्टोरिया से अनाउंसमेंट मिला, भैया कोई भी प्रिंसली स्टेट को हड़पा नहीं जाएगा। आखिरी प्रिंसली स्टेट जो होती है पंजाब का मर्जर हो जाता, तो अब स्टेट्स जो है इतने ही है ना। ये एक अलग बात है कि आपके लिए ये बिहार जैसा स्टेट 1892 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ये कब एग्जिस्ट करेगा? 1905 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसको आप अभी के लिए ना मानिए, इतना ही बंगाल मानिए। बंगाल हो गया पूरा, ये उड़ीसा भी मत मानिए, ये पूरा बंगाल हो गया। ठीक, अब देखिए ये यूनाइटेड प्रोविंसेस, जहां आपका का उत्तर प्रदेश है, जहां आपका एमपी वहां सेंट्रल प्रोविंसेस लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका हो गया मद्रास प्रोविंसेस। ठीक, ये आपका बॉम्बे, बॉम्बे के अंडर में उस टाइम पीरियड में पूरा गुजरात भी आता था ऐसे। ये आपका पूरा बॉम्बे हो गया मेजर मेजर। ठीक है, अवध, अवध भी जो है ये वाला यूनाइटेड प्रोविंसेस जो है वो अवध और जो है यूनाइटेड प्रोविंसेस को मिला के बना हुआ है। दिल्ली का कुछ एरिया और अवध का, ये रहा अवध आपका, बेसिकली ये अवध है। अवध, ये दिल्ली का एरिया है। ठीक है, मैप से आपको क्लियर हो गया होगा कि काफी बड़ा टेरिटरी है हमारे। ठीक, तो अब क्या है कि यहाँ पे भी लेजिस्लेटिव पावर्स बन रही है। तो देखिए क्या लिखा है, लाइक द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल द नंबर ऑफ द एडिशनल मेंबर्स। एडिशनल मेंबर्स मतलब आप ये समझिए एडिशनल मेंबर जो होता है वो कुछ नहीं होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स को ही एडिशनल मेंबर बोला जाता है। इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वाज आल्सो इंक्रीज्ड। ठीक, जैसे सेंट्रल में इंक्रीज किया गया वैसे यहाँ पे इंक्रीज किया जाए, है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इस फोटो में लिखा है एडिशनल मेंबर्स मैक्सिमम 20। हर प्रोविंशियल स्टेट में, हर प्रोविंशियल स्टेट में, बॉम्बे में, ठीक, हर प्रोविंशियल स्टेट के लिए उन्होंने प्रोविजन किया कि आप एडिशनल मेंबर मैक्सिमम 20 रख सकते हैं, 20 से ऊपर नहीं रखेंगे। तो देखिए बॉम्बे में गवर्नर जनरल ने कितने रखे? 8 रख लिए। मद्रास में उन्होंने पूरे के पूरे 20 रख लिए, मद्रास के गवर्नर ने पूरे के पूरे 20 कर लिए। बंगाल में भी पूरे के पूरे कितने कर दिए? 20 कर दिए। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, देखिए ये रहा आपका नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, पेशावर के आसपास का, ये सभी को दिख रहा है। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस दिख रहा है सभी को? ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस जो है इसमें मैक्सिमम मेंबर उन्होंने कितने लगे? 15। हालांकि क्या प्रोविजन था? 20 का, मैक्सिमम 20 का था। आपको ये फिगर्स याद करने हैं। अब देखिए धीरे धीरे लिए आपके ये फिगर्स बढ़ते चले जाएंगे, आपको पिछला फिगर और नया फिगर याद करना पड़ेगा। बॉम्बे में कितना रख दिया उन्होंने? 8 रख लिया। मद्रास में कितना रख दिया? 20 रख दिया। बंगाल में कितना रख दिया? 20 रख दिया। अवध में कितना रख लिया? 15 रख लिया। ठीक, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में स्टेटमेंट आ जाए, कभी कभी स्टेटमेंट ऐसा लगता है द मैक्सिमम नंबर फॉर द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एनी प्रोविंसेस विल बी 20। आप कहेंगे अरे यार वो तो मद्रास और बंगाल में था, बॉम्बे में तो 15 था, 8 था, नॉर्थ वेस्ट में 15 15 था, अवध में 15 था।
ठीक, और अगला स्टेटमेंट लिख दिया जाए द नंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन बॉम्बे वाज 8। तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, क्या लिखा? फॉर एनी लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ एनी प्रोविंसेस विल बी मैक्सिमम, द मैक्सिमम नंबर विल बी 20। अगर ऐसा लिखा तो वो भी स्टेटमेंट ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जरूर याद रखिएगा कि एडिशनल मेंबर्स किसी भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, किसी भी प्रोविंसेस की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने हो सकते हैं? 20। अब ये गवर्नर डिसाइड कर रहा है, हमें 8 रखने, 20 रखने, अपनी नीड के हिसाब से कर रहा है वो। क्लियर है चीज? एडिशनल मेंबर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 20। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भी वही डिसाइड करेगा, और ये आपका पूरा का पूरा सेम। क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की आपको क्लियरिटी आ गई नंबर्स वाली? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो नॉमिनेशन का जो प्रोसेस होगा कि भाई जो आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ठीक है, यहां पे भी लेजिस्लेटिव काउंसिल में दो तरीके के मेंबर होंगे, एक ऑफिशियल होगा, एक नॉन ऑफिशियल होगा। ऑफिशियल मेंबर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? खुद गवर्नर करेगा। बंगाल का गवर्नर हो गया, या आपका बॉम्बे का हो गया, मद्रास का हो गया, ये ऑफिशियल मेंबर की अपॉइंटमेंट जो है खुद गवर्नर करेगा। नॉन ऑफिशियल मेंबर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? यूनिवर्सिटीज की सीनेट। यूनिवर्सिटीज की सीनेट भी होती है, जैसे क्या होता है हमारे यहाँ, जैसे कि वाइस चांसलर साहब है ना, और चांसलर कौन होता है? आपका राज्यपाल होता है। वाइस चांसलर उनका एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होता है। वाइस चांसलर की भी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, वहां पे सीनेट से पूरा प्रॉपर इंटरनल यूनिवर्सिटी में वोटिंग होती है, जैसे हमारे पीपन में भी वोटिंग होती है, कॉलेज में भी अपने यहाँ वोटिंग होती है। सभी टीचर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, वो सारी प्रॉब्लम सुनते हैं टीचर्स की, है ना। तो वो लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है कौन मेंबर जाएगा। किसी भी बॉम्बे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल बंगाल की बात करते हैं, तो कलकत्ता यूनिवर्सिटी का भी एक रिप्रेजेंटेशन होगा यहाँ पे नॉन ऑफिशियल। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स कुछ बनते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, जैसे कि आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स भी डिसाइड करेंगे यहाँ पे कौन मेंबर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से म्युनिसिपल पार्टीज, ठीक है, आपका जो नगर निगम है वो कहते हैं कि भाई एक मेंबर, दो मेंबर हमारे यहाँ, ये वो कह नहीं देगा एक दो मेंबर, गवर्नर डिसाइड करेगा कि यूनिवर्सिटी से अगर मान लीजिए गवर्नर बोला 3 मेंबर, तो 3 मेंबर कौन होंगे वो यूनिवर्सिटी भेजेगी। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से अगर वो बोला कि भाई 4 मेंबर, तो 4 मेंबर कौन होगा वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से डिसाइड करेंगे। म्युनिसिपल पार्टी से बोला एक, तो म्युनिसिपल पार्टी से कौन होगा वो डिसाइड करेंगे। कितने मेंबर होंगे गवर्नर डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो चूंकि स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, इसलिए इसको हम ये याद नहीं कर सकते कि भाई यूनिवर्सिटी से कितने आने थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से कितने आने थे, म्युनिसिपल पार्टी से कितने आने थे, जमींदारों से कितने आने थे। भाई देखिए आपको याद है रैयत वाली सेटलमेंट भी चल रहा है, परमानेंट सेटलमेंट भी चल रहा है, महालवारी सेटलमेंट भी चल रहा है, रेवेन्यू सिस्टम है। और ये सब मैंने आपको बताया था कि परमानेंट सेटलमेंट में लैंडलॉर्ड ही जो है रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। महालवारी में भी एक तरीके से जो है आपके जमींदार ही बनते चले जाते हैं, नंबरदार वगैरह, महाजन वगैरह। और यहाँ पे भी कुल मिला के लैंड का सेंट्रलाइजेशन याद आ रहा है आपको सबको? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है? तो जमींदार भी जो है, कितने जमींदार होंगे ये गवर्नर जनरल बोलेगा, लेकिन कैसे होगा? जमींदारों का एक ग्रुप होगा, वो डिसाइड करेगा कि भाई कौन कौन। चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वही बात है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जैसे सेंट्रल में भी आपने देखा कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसी तरीके से सेंट्रल में कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सेंट्रल में कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स ही है। बंगाल के केस में अगर हम बात करेंगे तो बंगाल का गवर्नर डिसाइड करेगा या लेफ्टिनेंट गवर्नर डिसाइड करेगा कि भैया कहाँ के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हम मेंबर लेंगे, किस तरीके से लेंगे, क्या प्रोसेस होगा, वो उनके इंटरनल मैटर। तक सबको क्लियर? हाँ, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर given more powers, including the ability to propose new laws or repeal old ones with the governor general's assent। ठीक, यहां पे देखिए उसको थोड़ी सी पावर मिली, गवर्नर जनरल की परमिशन लेके जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं वो क्या कर सकते हैं? नया लॉ भी बना सकते हैं, उसको रिपील भी कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर जनरल की असेंट से। बोला गवर्नर जनरल बोलेगा ये मुद्दा यहाँ पे आएगा, आपने जाके परमिशन रखी, ठीक है आइए। गवर्नर गवर्नर जनरल लिख दिया गलत, गवर्नर्स होना चाहिए, खाली गवर्नर्स होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखें कि सेंट्रल कंपैरिजन में प्रोविंशियल में ज्यादा पावर मिल रही है। और देखिए हो क्या है, सीधी सी बात मैं आपको बताऊं, 1862 में ब्रिटिश मिलते हैं किससे? लॉर्ड नॉर्थब्रुक से। लॉर्ड नॉर्थब्रुक किससे मिलते हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। वो क्या बोलते हैं? अच्छे से अच्छे विदेशी शासक की तुलना में देशी शासक अच्छा होगा। 1862 के बाद वो यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी लाती है। भारतीयों को बांटो, पहले हिंदू मुसलमान में बांटो,
इसके लिए देखिए सेंसस भी लेके आते हैं, 1872 में सेंसस लेके आते हैं और बता देते हैं कि जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं विल बी हिंदू। ठीक, इसी को लेके आजकल हिंदू से आपस में लड़ते हैं कि भाई हम हिंदू नहीं है, हम जो है बौद्ध हैं, हम जैन हैं, क्योंकि वो ब्रिटिश सेंसस ने नॉन मुस्लिम्स को हिंदू बोल दिया था, इसलिए हमको आप हिंदू मत बोलिए। ये अपना अलग मसला है, वो अपना इंटरनल मैटर है, वो हम लोग कभी डिस्कस करेंगे। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है भाई, उसको नहीं होना है तो नहीं होना है, उसको होना है तो होना है। ठीक, तो इस तरीके से डिवाइड एंड रूल चल रहा है, वो भारतीयों को तोड़ रहे हैं, है ना। तो ऐसे में इंडिया, अगर मान लीजिए आप देखिए एक चीज, आपको एक टेंडेंसी दिख रही क्या, वीकर सेंट्रल, डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस में मैंने कल भी आपको बोला था, डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस में क्या है कि सेंटर वीक होगा और प्रोविंसेस मजबूत होंगे। ये आपको कल भी याद आ रहा है कि कुछ आपको ग्लिम्स यहां पे भी दिख रही है, देखिए कि प्रोविंशियल की गवर्नमेंट को ज्यादा पावर मिल रही है या लेजिस्लेटिव को ज्यादा पावर मिल रही है बजाय किसके, सेंट्रल के। कि भाई आप जो है रिपील कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। हाँ, वो एक अलग बात है, गवर्नर का एसेंट लेना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों का प्रोविंसेस की पावर की और अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा, लेजिस्लेचर की और अट्रैक्शन ज्यादा बढ़ेगा, तो अपनी एक प्रोविंसेस की आइडेंटिटी भी बनने लगेगी। हालांकि इस उम्मीद से उन्होंने किया कि नहीं, ये एक अलग बात है, लेकिन हमको एक ग्लिम्स दिखने लग रही है, थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है। क्लियर है चीज। The provincial legislative councils were given more powers, ठीक, including the ability to propose new laws। आप न्यू संसद के मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें आप कोई नया लॉ का प्रस्ताव रख सकते हैं। सेंट्रल में ऐसी पावर नहीं दी, आप कोई भी लॉ का प्रस्ताव नहीं रख सकते, तो गवर्नर डिसाइड करे। ठीक, आप किसी ओल्ड लॉ को रिपील कर सकते हैं गवर्नर जनरल के एसेंट के साथ। यहाँ पे आपको ज्यादा पावर मिलेगी। क्या यहाँ तक सबको क्लियर, विदाउट आगे बढ़े। ओके, सिग्निफिकेंस देखिए, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। ठीक, पहला स्टेप है रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम लाने का। देखिए आपने क्या देखा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लोग आ रहे हैं, कलकत्ता के चैम्बर ऑफ कॉमर्स से आ रहे हैं, जमींदारों से लोग भी आ रहे हैं। ठीक है, आपने क्या देखा, यूनिवर्सिटी की सीनेट से आ रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम हमको कम से कम प्रोविंशियल लेवल पे तो दिख ही रहा है। ठीक है, क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ द इंडियंस इंक्रीज्ड, व्हिच वाज अ गुड थिंग, है ना। 1862 में ऐसा तो कोई प्रोविजन था नहीं, 1861 में सिर्फ 3 हुआ करते थे, स्टेट में भी कुछ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही थी। यहाँ पे देखिए क्या है, इंक्रीज हो चुका है। प्रोविंशियल लेवल पे भी 20-20 मैक्सिमम हो सकता है। हाँ, वो अलग बात है, कोई 8 रख रहा है, कोई 15 रख रहा है, तो ये एक अच्छी चीज है ना। Despite the fact that Indians did not have the power to veto majority, their opinion were here। ठीक है, हम ये बात मानते हैं कि इंडियंस को वीटो, मेजोरिटी के थ्रू वीटो देने का राइट नहीं था, लेकिन फिर भी उनके ओपिनियन को सुना तो जा रहा था। आप देखिए हो क्या रहा है कि जो 1892 में ये जो एक्ट आया है, इसमें कांग्रेस का एक प्रेशर रहा है, और आप देखिए कि मिस्र से लेके इजिप्ट से लेके मलक्का स्टेट तक का जो है, आप हमारी आर्मी का खर्चा हम पे ऊपर क्यों दे रहे हैं, आईसीस की अपर एज लिमिट क्यों नहीं घटा दे रहे। ऐसे क्वेश्चन करने से हो क्या रहा है, ऐसे क्वेश्चन करने से क्या हो रहा है कि जो मॉडरेट जो क्वेश्चन यूज करते, एक तरीके से पार्लियामेंट जो है एक बेस बन रहा है, एक प्लेटफॉर्म बन रहा है। भाई देखिए अभी तक क्या था कि बॉम्बे में, मद्रास में, पंजाब में और बंगाल में आप लोकल लेवल पे डिस्कशन कर ले रहे हैं, लेकिन आप गवर्नर जनरल से नेगोशिएट नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नर जनरल से नेगोशिएट करना उनका मेन टास्क नहीं है। उनका मेन टास्क क्या है कि हाँ, जब हम यहाँ पे बैठ के लेजिस्लेटिव काउंसिल में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर से क्वेश्चन पूछेंगे, तो नीचे जो इंडियंस हैं उनको ये सिस्टम पता चलेगा कि अच्छा, गवर्नर जनरल जो राजा की पोजीशन में है, उसके जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं, जो कि राजा के मंत्री जैसी पोजीशन में है, उससे हम क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। भाई ये चीज तो मोनार्च में थी ही नहीं, ये चीज तो डेमोक्रेसी में, अवेयरनेस रिलेटेड टू डेमोक्रेसी, ये यहां पे आ रही है, एक गुड साइन है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने या जो है मॉडरेट्स का क्या अचीवमेंट था, वहां जाके क्वेश्चन ही तो पूछ लेते थे, कोई जवाब तो नहीं मिलता था। ऐसा एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं, ऐसा तिलक बोलते हैं, लेकिन एक बात ये भी देखिए कि ये बेस है, यहां से न्यूज नीचे जा रही कि नहीं जा रही। पढ़ा लिखा युवा तो इनको पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। गोखले की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी, लोग गोखले को बहुत मानने लगे, यार गोखले ने ये कर दिया। जैसे कुछ लोग देखिए कि संजय सिंह है, आम आदमी पार्टी के सांसद है, भले ही आम आदमी पार्टी का एक ही सांसद है राज्यसभा में, वो सरकार को घसीट देते हैं, सरकार के ऊपर दबाव बना देते हैं। तो अरे हाँ यार, संजय सिंह अच्छा बोलता है, तो क्या है कि लोगों का आम आदमी पार्टी की ओर अट्रैक्शन बढ़ता है उस समय। ये क्या है ना, एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, यहाँ पे भले हमको वीटो पावर नहीं मिल रहा, लेकिन ये जो ओपिनियन हियर करने की जो राइट मिली, इससे क्या हो रहा है, लोगों का एक अट्रैक्शन बढ़ रहा है कि हाँ, मोनार्च की जगह ये सिस्टम ठीक हो सकता है ना। और मॉडरेट्स का यही मेन टास्क भी था, गुड गवर्नेंस की बात करना। देखिए संसद में बैठ के, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठ के गुड गवर्नेंस की बात कर रहे हैं और लोगों को फील करा रहे हैं
कि मोनार्च में जो चीज पॉसिबल नहीं वो डेमोक्रेसी में पॉसिबल है। डेमोक्रेटाइजेशन होना जरूरी इंडिया का, उसके बाद फ्रीडम की बात करें। ये उनका ओवरऑल सोच थी। क्या ये चीज क्लियर हुई आपको? है ना? द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन विच वॉज एक्सेप्टेड इन 1892 allowed non-official to have free and open discussion on government's financial strategy। ठीक, ये भी आपको एक फ्री राइट मिला कि आप डिस्कशन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है ज्यादा क्रिटिसिज्म करने का, लेकिन ठीक है, आप आपको जो है पूरा क्वेश्चन पूछने का, कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का राइट नहीं मिला, लेकिन आप एटलीस्ट इतना तो क्रिटिसिज्म करा ना गोखले ने कि देखिए आप हमारा पैसा बर्बाद कर रहे हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ का पैम्पलेट जो है दादा भाई नौरोजी 1860 के आसपास लेके आए थे। वो उनको पैम्पलेट को पढ़ने वाली जेंट्री उतनी नहीं, आप नहीं समझिए, ऐसे समझिए कि जैसे डॉक्टर शशि थरूर ने कुछ अच्छा सा लिखा हो और उनको पढ़ने वाली जेंट्री कितनी होगी, उस तरीके की बात थी। और अब जाके उसी चीज को जो है संसद में जो है अ, संजय सिंह उसको बोल दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप? या लद्दाख का जो एक सांसद आया था, सुनने की क्षमता रखी, आपको याद आ रहा होगा जब 370 को हटाया गया था, है ना? तो ऐसा छोटा लीडर जब उसको बोल देता है वहां जाके, तो लोग उसको ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं। अरे हाँ, क्योंकि वो सरल भाषा में बोल रहा होता है। तो क्रिटिसिज्म जो है वो जरूरी है। यहाँ पे हमको इसमें इंडियन काउंसिल एक्ट में 1892 में कुछ चीजें दिख रही, इसीलिए हम लोग बोलते हैं लैंडमार्क है, बेंचमार्क है। ठीक, यहां तक सबको क्लियर? ठीक है, चलिए। लिमिटेशंस, कमियां, कमियां तो हम लोग जानते ही चल रहे होती हैं। डिस्पाइट बीइंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया, दिस एक्ट प्रोवाइडेड नो बेनिफिट्स ऑफ कॉमन मैन। देखिए सीधी बात की चलिए, मिस्र से लेके इजिप्ट से लेके यहां तक का कॉमन मैन को उससे क्या मिलने जा रहा है? आईसीएस की अपर एज लिमिट हटा दो, कॉमन मैन को उससे क्या मिलने जा रहा है? कुछ मिल रहा है क्या? जो कांग्रेस जो डिमांड कर रही है इससे कुछ मिल रहा है क्या? नॉन ऑफिशियल मेंबर की जो है संख्या बढ़ा दी, कॉमन मैन को क्या मिल रहा है? कॉमन मैन मतलब गरीब भारत, गरीब भारत, है ना? ये हैव नॉट वाला भारत, इसको क्या मिल रहा है? तो इतना भी खुश नहीं होना चाहिए। ये चीज क्लियर होगी आपको? ठीक। This act created the stage for the development of numerous revolutionary forces in India because the British only made a minor concessions। ठीक, बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस यहां पे खड़े कर दिए इसने, क्योंकि हो क्या रहा है कि यहां पे जितना भी ये कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, आईसीएस की अपर एज लिमिट पे हम चर्चा करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, वो कह रहा है, लोग लग रहा है जैसे अच्छी बातें करते हैं, यहाँ बैठ के क्रिटिसिज्म होता है लेकिन कुछ होता नहीं। ठीक है, आपने नॉन नॉन ऑफिशियल मेंबर की जो डिमांड आपने 1892 के पहले आपने प्रेशर करके बढ़वा ली और आपने वहां पे क्वेश्चन लेने का राइट भी ले लिया, लेकिन इससे हो गया रहा है, कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है। और देखिए जो रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस की जो बात हो रही, वही एक्सट्रीमिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट उदार उग्रवादी, उग्रवादी लोग, क्रांतिकारी लोग, कि भैया ऐसे नहीं होगा, साल में एक बार मेंढक की तरीके टर्रा लेने से, डिमांड कर लेने से स्वराज नहीं मिलता, गुड गवर्नेंस, होम रूल नहीं मिलता, इसके लिए तो कुछ एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब देखिए तिलक जो है रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट करने की कोशिश करते भी हैं, तिलक के भी रिलेशन है, देखिए ठीक है। मैनी लीडर्स इंक्लूडिंग बाल गंगाधर तिलक, ठीक, फॉल्टेड कांग्रेस मॉडरेट स्ट्रेटजी। वही बात है कि साल में एक बार मेंढक की तरीके टर्राने से स्वराज नहीं मिलता है, हमें ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो है थोड़ी सी मोर असर्टिव पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा ताकि हम जाके कुछ कर पाए, एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा। जैसे देखिए 1905 में क्या करते हैं, बंगाल को डिवाइड कर देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, है ना, कि आपका वेस्ट बंगाल बन जाता है, ईस्टर्न बंगाल बन जाता है, या उड़ीसा बन जाता है, या बिहार बन जाता है, बिहार में ही झारखंड इंक्लूड। आपने बंगाल डिवाइड कर दिया, और बंगाल का डिवीजन जो है आपने रिलीजन के बेस पे किया, ईस्टर्न बंगाल ने मेजोरिटी किसकी, मुस्लिम्स की, वेस्टर्न बंगाल ने मेजोरिटी किसकी, हिंदूज की, और आपने धर्म के आधार पर डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि आपका मानना है कि कांग्रेस के जितने भी स्टार्टिंग के लीडर्स हैं मॉडरेट के, सबके सब बंगाली। तो वहां के मॉडरेट लोगों ने क्या क्या आपके जो है रविन्द्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, हम एक दूसरे को काली राखी बांध, एक दूसरे को राखी बांधेंगे। भैया सीधी सी बात है, राखी बांधने से, कैंडल मार्च करने से चीजें सॉल्व होती, तो भारत में निर्भया जैसा दूसरा केस ही ना हो। तिलक कह रहे नहीं, ये हमारे पैसे से यहाँ रहते हैं, होम रूल मूवमेंट चलाएंगे, साथ ही साथ जो है यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट चलाएंगे। आज के बाद कोई भी यूरोपियन प्रोडक्ट यूज ही नहीं करेंगे, जब तक इनको इकोनॉमिकल अटैक नहीं करोगे इनके ऊपर ना, तब तक ये सुधरेंगे नहीं। ठीक है, तो ये लिमिटेशंस है ना, अच्छे लोगों की बातें अच्छे लोगों के लिए होती है, बुरे लोगों के साथ थोड़ा सा एग्रेशन दिखाना पड़ता है, तिलक की अप्रोच है।
ये हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में जाके देखेंगे क्या, कहां तक तिलक ठीक है, कहां तक वो ठीक है, वो लोग जाके देखेंगे। क्या ये चीज क्लियर हो रही है? कोई लिमिटेशंस, इस एक्ट की लिमिटेशंस है ये, है ना? डायरेक्ट लिमिटेशंस नहीं, इनडायरेक्ट लिमिटेशंस है ना, कि आपने जो कुछ भी किया है वो जो है कॉमन मैन के लिए कुछ किया नहीं है। कॉमन मैन का लीडर कौन बन गया? तिलक बन रहे, बिपिन चंद्र पाल बन रहे, लाला लाजपत राय बन रहे, तो वो सब एग्रेशन दिखाएंगे ना, रिवॉल्यूशनरी फोर्सेस तो दिखाई देंगी आपको। क्लियर है चीज? यहां तक सबको क्लियर? कोई डाउट? जैसे मान लीजिए अभी एक आपका आया था न्यू मोटर व्हीकल एक्ट आया, उसमें बोला गया कि ट्रक वाला अगर किसी का एक्सीडेंट कर देता तो उसको इतने साल के लिए सजा, ये है वो है। और आपने कई बार देखा होगा कि बाइक वाले खुद ट्रक वाले के आगे कूद जाते हैं, उसमें ट्रक वाला क्या करेगा? समझ रहे बात को? ट्रक वालों ने हड़ताल दे दी कि नहीं दे दी? तो उसी तरीके से जब आप कॉमन मैन के बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं तो कुछ ना कुछ तो वो दिखाई देगा। यहां तक सबको क्लियर? आगे बढ़े। ठीक, अब देखिए क्वेश्चंस को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्ट्स लेड द फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया? देखिए, अगर आपके माइंड में आ रहा हो कि सर 1853 कर देते हैं, देखिए वहां पे जो है क्या नाम है, लेजिस्लेचर वर्क चालू हो गया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई थी, ठीक है, बट यहाँ पे इंडियंस यहाँ पे नहीं थे। फिर अगर आपके माइंड में आ रहा हो 1861, 1861 में भी जो है वो जो इंडियंस हैं, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं, वो भी क्या है, वो नॉमिनेटेड बाय गवर्नर जनरल है या वॉइसराय है, ठीक है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या कहता है? देखने में क्वेश्चन बड़ा आसान लग रहा था ये, कंफ्यूजन चूंकि आप लोग अभी पढ़ गए। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या कहता है? पार्लियामेंट में लोग इलेक्ट होके जाते हैं। पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, राज्यसभा, लोकसभा। लोकसभा में आप डायरेक्ट इलेक्ट करके भेजते हैं। क्या राज्यसभा के मेंबर को डायरेक्ट इलेक्ट करके भेजते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं, अपने एरिया के एमपी को वोट देते हैं और आप अपने एरिया के एमएलसी को वोट देते हैं। ये सब लोग मिलकर वोट देते हैं और एक आदमी को यहाँ पे बैठा देते हैं सांसद बना के। तो बेसिकली चूंकि आपने इनको वोट दिया, इन्होंने इनको वोट दिया, इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम। तो कम से कम पार्लियामेंट्री सिस्टम में चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, इधर आपको डायरेक्ट इलेक्शन दिखता है आपकी तरफ से, इधर आपको इनडायरेक्ट इलेक्शन दिखता है आपकी तरफ से। लेकिन हाँ, है तो इलेक्शन का प्रोसेस इनडायरेक्ट में भी। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की जब बात हो रही है तो ऐसा सिस्टम हमको 1892 में ही दिख रहा है, चाहे वो प्रोविंसेस की लेवल पे हो, चाहे वो सेंट्रल के लेवल पे हो। चैम्बर ऑफ कॉमर्स कलकत्ता का आप देखिए सेंट्रल लेवल पे दिख रहा है आपको, प्रोविंशियल लेवल पे भी आपको दिख रहा है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का दिख रहा है, यूनिवर्सिटीज का दिख रहा है, जमींदार का दिख रहा है। तो ये हमको यहाँ पे 1892 में दिख रहा है, ठीक है। इसलिए ये पार्लियामेंट्री सिस्टम को फाउंडेशन इसको माना जाता है, एक बेंचमार्क माना जाता है, ठीक, लैंडमार्क माना जाता है। क्लियर है चीज सबको? माइलस्टोन माना जाता है। ये आंसर क्लियर हो गया सबको, है ना? क्वेश्चन की वर्ड पे ध्यान दिया करिए, पार्लियामेंट्री सिस्टम। अगर आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम ही नहीं पता है और आप 1861 हो सकता टक टक से टिक मार दे, आपका मानना क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम मतलब लेजिस्लेचर ना, एक आदमी डिसाइड कर रहा है कौन लोग बैठेंगे और वहां पे वो लोग बैठ के डिसीजन कर रहे हैं, लेकिन उसको जो है क्वेश्चन पूछने का राइट भी नहीं है। 1861 में क्वेश्चन पूछने का राइट था? नहीं था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछने का राइट है, ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का राइट नहीं मिल रहा है, क्रिटिसिज्म का राइट है ना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो पार्लियामेंट्री तो क्रिटिसाइज करती है लोग गवर्नमेंट को। क्या 1861 में ऐसा था? क्या 1853 में ऐसा था? या इवन 1833 जहां पे सब्जेक्ट ही अलग है, वहां तो बात ही नहीं कर सकते। क्या आपको 1861 और 1853 में कुछ पार्लियामेंट जैसा कुछ दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे पार्लियामेंट दिख रहा है। हाँ, ये मान सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये बेस जरूर बने थे, लेकिन एग्जैक्टली पार्लियामेंट्री सिस्टम हमको कहां पे दिख रहा है? वो हमको 1892 में। एक क्वेश्चन क्लियर? हालांकि यूपीएससी वैसे क्वेश्चन नहीं पूछती, अब ये पेट जैसे क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन हाँ फंडामेंटल चीजें क्लियर कर दे रहा था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन इन इंडिया? ठीक, 1861 में तो इलेक्शन नहीं था और बाकी के सब बाद के हैं, 1892, है ना। इलेक्शन है लेकिन कैसा? इनडायरेक्ट। हालांकि 1892 के चार्टर में सीधे सीधे नहीं लिखा, लेकिन गवर्नर जनरल ने रूल्स को बना सकता है और गवर्नर जनरल ऐसा रूल्स बना रहा है, इसे 1892 में मानते हैं। और 1909 में जो है आपको आगे जाके जो है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम मुस्लिम्स के लिए बनेगा, ठीक, वो प्रोविंशियल लेवल पे बनेगा, ठीक है। इसलिए इसका 1892 मानेंगे, ठीक, क्योंकि इसको आयोग मेरे हिसाब से पूछे तो मैं 1909 को मानू, क्योंकि टेक्निकली जो है वो नहीं ठीक है, लेकिन यूपीपीएससी ने 1892 को माना है। कभी कभी हमें ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भी खेलना पड़ेगा जिनके पास हमारे पास ठीक ठाक नॉलेज है गलत करने के लिए, ठीक है।
बट चूंकि कमीशन ने इसको 1892 माना है तो वो आपको मानना पड़ेगा, है ना। देखिए आपके एक्ट में क्या लिखा था कि इलेक्शन नहीं है, नॉमिनेटेड है। वो अलग बात है कि गवर्नर जनरल किस प्रोसेस को अपना रहा है, उसको छूट दी गई है। इनडायरेक्ट इलेक्शन के नाम पे इसको सही ठीक मान लिया था कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तो है, नहीं डायरेक्ट है तो क्या होगा, ठीक है। डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम जो है आपको दिखाई देगा कहां, 1909। क्योंकि यहां पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वर्ड नहीं यूज हुआ है, इसलिए 1892 इसको कमीशन मान। क्लियर है चीज, ये क्लियर हो गया आपको। डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम लिखा होता तो आप 1909 मानते, लेकिन चूंकि यहाँ पे मेंशन नहीं है तो फिर हम ये करेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन है तो किसी भी तरीके का इलेक्शन है, इलेक्शन तो है। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इट empowered द लेजिस्लेटिव काउंसिल टू डिस्कस द बजट। हाँ, ये तो स्टेटमेंट ठीक दिख रहा है हमको। फिर देखिए अगला, देखिए द एक्ट प्रोवाइडेड द इंक्लूजन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नॉन ऑफिशियल मेंबर कहां से आ जाएंगे, आएंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरकी इन सर्टेन प्रोविंसेस, नहीं, ये तो 1919 में आएगा। द एक्ट एक्सटेंडेड द वोटिंग राइट्स ऑफ वुमेन फॉर फर्स्ट टाइम इन इंडिया। आहा आहा, कहीं नहीं, ये तो नेहरू कमेटी बात करेगी यूनिवर्सल वोटिंग राइट की, ठीक है। तो क्या हो गया, पहला वाला ठीक हो गया। यहां तक सबको क्लियर, ओके। धन्यवाद मुझको टॉलरेट करने के लिए इतनी देर तक।